नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और आज अपना टॉपिक रहने वाला है साथियों टॉपिक नंबर 8। कौन सा रहने वाला है? टॉपिक नंबर 8। और इसके साथ ही क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है साथियों? क्लास नंबर 11 रहने वाली है। कि सर अब तो हमारे लगभग टॉपिक हो गए। हाँ साथियों, आपके लगभग टॉपिक हो गए, लगभग 5 टॉपिक बाकी है। छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। आपके कितने हो चुके हैं? 11 टॉपिक हो चुके हैं 16 में से। छोटा सा सिलेबस का पार्ट आपका बचा है। इसके साथ ही इन टॉपिकों को बढ़िया तरीके से आप पढ़ना है कि सर अब हमारे को नेक्स्ट क्लास का वेट रहेगा, वो कब आएगी? तो साथियों मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी 17 नहीं साथियों, 17 तो ज्यादा हो जाएगी। 7 जून को। कब आएगी? 7 जून के लगभग आएगी, 7 या 8 जून को। तब तक के लिए आपको ओनली कितनी पढ़नी है? ये 11 क्लासें पढ़नी है। कितनी है? 11 क्लासें। कि सर ये 5 क्लासें हमारी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी साथियों, आराम से होगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम से बहुत दिनों पहले ही आपका सिलेबस हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, या इसके साथ ही अपना जो जैसे कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक की क्लास, जैसे अपन मानते हैं कि कोई टॉपिक टिपिकल होता है, अपना ध्यान कहीं और होता है, अपन क्लास लेते रहते हैं, तो उस क्लास को एक बार दोबारा से ले लिया करो, आराम से समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में अपनी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी 12 नंबर की, वो कब होगी? 7 जून के लगभग होगी। तब तक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारा क्लास से नहीं आ रही, आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल आपको विश्वास रखना है। आपको 7 या 8 जून को आपके लिए क्लास आ जाएगी और आपका 9 जून मान लो या 10 जून मान लो, आपकी लगभग 1 या 2 दिन में, उसी दिन में क्या हो जाएगी, लगभग अपनी क्लासेस हो जाएगी। तो साथियों आज का अपना टॉपिक चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। टॉपिक में क्या पढ़ेंगे साथियों? टॉपिक में पढ़ेंगे आईटीके के बारे में। कि सर आईटीआई तो हमने सुना था, पर ये आईटी क्या क्या गया? मतलब हमने क्या सुना था साथियों? हमने आईटीआई तो सुना था, पर आईटीके क्या गया साथियों? तो साथियों ये होता है अपने इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। क्या आता है? इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। इसको आप एक तरीके से समझो, जो जो परंपरा चली आ रही है, जो पहले अपन खेती करते थे, उसके जो तरीके थे, उसकी जो तकनीकें थी, सही, वो जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, जो कौशल था, उसके बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। मतलब अपने दादा परदादा जो खेती करते थे, वो खेती करने की जो टेक्निकें थी, उस टाइम जो टेक्निकें थी, जैसे वीड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वो ज्ञान था। उस ज्ञान के बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। मतलब अपने दादा के भी दादा, उसके भी दादा जो खेती करते थे ना, उसमें कौन सा ज्ञान था, कौन सी ऐसी तकनीकें थे, कौन से ऐसे अप्लाई करते थे मेथड, उन मेथड्स का अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। मतलब पहले की खेती जो करते थे, उस खेती का जो ज्ञान है ना, उसको आईटीके के नाम से या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज के नाम से जाना जाता है, टेक्निक नॉलेज के नाम से जाना जाता है। आईटीके के बारे में समझ में आया? अब ये सीड से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो सभी अपन क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो समझ गए। अब इसमें ये मत समझना कि सर आप तो पीडीएफ तो पीछे इंग्लिश की लाते हो, हम कैसे करें? तो आप साथ के साथ में हिंदी में क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। और कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है। अपने दादा परदादा अपने को जो भी चीजें बताते हैं, अपने को याद रहती है क्या? कोई भी अपने दादाजी कोई भी कहानी सुनाते हैं, याद रहती है क्या? बिल्कुल याद रहती है। उसी तौर पर आप देखना कि अपने दादा परदादा की कोई कहानी है, उस कहानी को अपन क्या करें? याद करें। तो उसको अपने को आज की क्लास में क्या करना है? याद करना है। सबसे पहले आता है अपने इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। क्या आता है साथियों? इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। टिलेज से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल मान लो कोई रमेश है, कोई क्या है? रमेश कोई लड़का है। वो रमेश बोलता है कि सर मेरे दादाजी है ना, वो मेरे को बताए थे कि जो जब भी तू भूपरिष्करण करे ना, तो ये मेरा जो ये है, जो मेरा तरीका है वो अपनाना, अच्छी उपज होगी। जब भी तू सीड ले तो ये मेरी कुछ टेक्निक्स है, उनको ध्यान में रखना।
जब भी तू इरिगेशन दे तो मेरी वाटर से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स है उनको ध्यान रखना। जब भी तू पोषक तत्व दे तो मेरी कुछ टेक्निक्स है उनको ध्यान में रखना। जब भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज वीड का मैनेजमेंट करे तो मेरी टेक्निक्स का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बढ़िया तरीके से क्या होगी, उपज प्राप्त होगी आपको। तो रमेश क्या करेगा, रमेश बोलेगा कि दादा की जो टेक्निक है उन टेक्निकों को तो अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, सही, आगे अपने को अप्लाई करनी है। तो ये क्या कर देता है, रमेश लिख देता है और फिर रमेश के क्या होता है, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब साथियों रमेश के अच्छा उत्पादन हो रहा था, रमेश ने मेरे को बताया और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप भी अपने फील्ड पर क्या करो, इन तकनीकों को क्या करो, यूज करो और रमेश की तरह आप भी क्या लो, उत्पादन अधिक लो। तो देखो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज क्या हो गया, डेफिनेशन आप अपने आप निकाल सकते हो। मतलब पहले के टाइम में ट्रेडिशनल टाइम में अपन जो भी खेती करते थे उसका जो ज्ञान था, जो कौशल था, जो नॉलेज था, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के नाम से। मतलब ये कोई लोकल कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, उस समुदाय में जो भी खेती के तरीके अपनाते थे, जो भी स्किल्स थी, जो भी प्रैक्टिसेस थी, जो भी टेक्निक्स थी, उनको किस नाम से जाना जाता है, आईटीके के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आईटीके के नाम से जाना जाता है। तो आईटीके के बारे में समझ में आया क्या, मतलब पहले का जो तकनीकों का जो नॉलेज था उसको किस नाम से जाना जाता है, आईटीके के नाम से जाना जाता है। इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के नाम से जाना जाता था। मतलब पहले के जो लोग थे विभिन्न प्रकार के एलाइड सेक्टर के बारे में उनको क्या था, नॉलेज था। जैसे मान लो कोई भी प्रैक्टिसेस, मान लो कोई भी तकनीक, मान लो खेती से रिलेटेड जो नॉलेज था उसको इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आपको आईटीके की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो मैंने डिफाइन करके बताया उसी तौर पर आप लिख देना। इसके साथ ही आईटीके की फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके बाद में अपन देखेंगे आईटीके जो अपने है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, मतलब जो नॉलेज है इस नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड नॉलेज है, टिलेज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, टिलेज, मतलब जो प्लॉविंग वगैरह अपन जुताई वगैरह करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डीप समर सॉविंग, डीप समर प्लोविंग। मतलब रमेश के दादा ने क्या बताया, रमेश के दादा ने बताया कि अगर गर्मियों में गहरी जुताई अगर करते हैं ना तो जो कीट वगैरह है ना वो नष्ट हो जाते हैं और प्रोडक्शन क्या मिलता है, अच्छा मिलता है। प्रोडक्शन क्या मिलता है, अच्छा मिलता है। तो पहला आईटी के नॉलेज क्या है, गर्मियों में क्या करो, अच्छी गहरी जुताई करो। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो लिखे आएंगे कि रमेश के दादा ने बताया था सब कुछ ही, पर मैं आपको याद करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ साथियों, ऐसे मत लिखिए ना। देखो अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपने मिनिमम टिलेज फॉर रबी क्रॉप्स आफ्टर रेनी सीजन फॉलोइंग। मतलब इसका मतलब है साथियों कि मिनिमम टिलेज करना चाहिए रबी क्रॉप्स के लिए। जैसे ये अपनी क्या है साथियों, खरीफ की फसल है, सही। इस खरीफ की फसल की क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। वर्षा ऋतु आती है, इसमें कटाई हो जाती है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये कटाई हो गई, अब अपने को रबी की क्या करनी है, बुआई करनी है। क्या करनी है, रबी की बुआई करनी है। अब रबी की बुआई करो ना तो साथियों आप इसमें क्या करो, जुताई सबसे कम करो। क्या करो, जुताई या टिलेज या बोपरिष्करण क्या करो, कम से कम करो। अब की सर कम क्यों करें हम, सही, कम क्यों करें, तो इसका रीजन ये है, नमी का संरक्षण रहेगा। किसका संरक्षण रहेगा साथियों, मॉइस्चर क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो इसलिए कहते हैं, जो रमेश के दादाजी है वो कहते हैं कि मिनिमम टिलेज फॉर रबी क्रॉप्स आफ्टर रेनी सीजन। मतलब जब आप खरीफ में जब अपने वर्षा ऋतु आ जाती है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कम से कम क्या करना है, टिलेज करना है, ताकि मॉइस्चर नमी का संरक्षण रहे और अगली रबी की फसल अच्छे से हो सके बिना इरिगेशन के। इसके बाद में आता है लैंड प्रिपरेशन फॉर
ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मतलब इन्होंने कहा रमेश के दादाजी ने कि जब भी रमेश तू क्या लगाए, मूंगफली लगाए। क्या लगाए? मूंगफली लगाए। तो मूंगफली लगाते वक्त ध्यान रखना तेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, भूमि की तैयारी करनी है। क्या करनी है? भूमि की तैयारी करनी है। रमेश ने पूछा कि ऐसा क्यों, आपने ओनली मूंगफली के लिए क्यों बताया, और के लिए तो नहीं बताया? तो इसका भी रीजन उन्होंने दिया कि मूंगफली में क्या होता है, पैगिंग की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? पैगिंग की क्रिया होती है। और पॉड्स बनते हैं, जमीन में क्या बनते हैं, पॉड्स बनते हैं। अगर उसको मर्दा जितनी अच्छी मिलेगी, जितनी अच्छी टिल्थ मिलेगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उतने ही ज्यादा क्या बढ़ेंगे, पॉड्स बनेंगे, उतनी ज्यादा पैगिंग की क्या होगी, क्रिया होगी। मतलब है लैंड को अगर अच्छी रखोगे, अच्छी प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, उसकी टिल्थ अच्छी रहेगी, तो पैगिंग की क्रिया जो अपने हैं और पॉड्स बनने की क्रिया क्या होगी, अच्छी होगी। इसलिए लैंड की प्रिपरेशन ग्राउंडनट में अच्छी की जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है साथियों नेक्स्ट, हेलोड और ब्यूसनिंग इन स्टैंडिंग पैडी। मतलब ये किसके लिए है साथियों, ये आपके लिए है। किसमें? ये अपने आता है, बुशनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लोविंग। मतलब एक जुताई की क्या है, प्रैक्टिस है। किसमें साथियों? ड्राई सॉन पैडी स्टैंडिंग इन वाटर। मतलब जो अपने पैडी है, जो धान है, धान में एक जल बचत करने की, जल को, वाटर को सेविंग करने की क्या है, एक प्रोसेस है, बुशनिंग। इसके बारे में किसने बताया कि जब भी रमेश क्या हो, वाटर कम हो और पैडी की कल्टीवेशन करनी हो, तो बुशनिंग की क्रिया अपनाना। इसके बाद में आता है सेलो प्लोविंग इन स्टैंडर्ड पर्ल मिलेट। क्या आता है साथियों? सेलो प्लोविंग मतलब क्या करनी है, उथली जुताई करनी है। क्या करनी है? उथली जुताई करनी है। क्या करनी है साथियों? उथली जुताई करनी है। किसके लिए? पर्ल मिलेट या बाजरा के लिए। किसके लिए? पर्ल मिलेट या बाजरा के लिए। तो रमेश ने पूछा कि उथली जुताई क्यों करूं, गहरी जुताई नहीं कर सकता क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, अगर तेरे को टिलरिंग अच्छी लानी है, अगर तेरे को टिलरिंग अच्छी लानी है, किसमें? बाजरे में, तो क्या करना पड़ेगा, उथली जुताई करनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है प्लोविंग बाय सेमकोर मेथड फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। मतलब ये उदयपुर में ये सेमकोर मेथड अपनाया जाता था, प्लोविंग का है रबी और खरीफ क्रॉप्स के लिए। इसमें क्या होता है साथियों, जो झाडोल एरिया है, कहाँ का, उदयपुर का, वहां पर इस मेथड को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। और इसका मेन पर्पज माने तो मेन पर्पज क्या होता है, नमी का संरक्षण। क्या करना? सेमकोर मेथड नमी संरक्षण के लिए अपनाया जाता है। किसके लिए? नमी संरक्षण के लिए। अब कि दादाजी किसके हो गए, ये हो गए अपने टीलेज के तो हो गए। रमेश पूछता है अपने दादाजी से कि टीलेज के तो हो गए, अब हमारे को बताइए किसके बारे में सर? अब हमारे को बताइए आईटी के फॉर सीड। मतलब बीज से रिलेटेड मेरे को क्या दे दीजिए, अब मेरे को जो भी नॉलेज है वो दे दीजिए। तो सबसे पहले आता है टेस्टिंग ऑफ वाइबिलिटी सीड। मतलब आपको क्या करना है, रमेश को कहा उनके दादाजी ने कि सबसे पहले कोई भी बीज अगर बोता है ना, तो उससे पहले उसकी जीवन क्षमता का परीक्षण करना। किसका परीक्षण करना? जीवन क्षमता का। टेस्टिंग ऑफ वाइबिलिटी ऑफ सीड का क्या करना है, टेस्ट करना है। इसके बाद में है नेक्स्ट आईटी क्या आता है। इनमें ये नहीं है कि इसकी पूरी नॉलेज आप लिख के आओगे अंदर वाली, ये बहुत है जो एक एक लाइन में भी इनको हेडिंग डाल डाल के लिखी आना, बस हेडिंग डाल डाल के भी लिखे होगे, बढ़िया है, बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद में है हॉट वाटर फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ पैडी सीड। इसमें है कि अगर जो पैडी के जो सीड्स है, जो धान के जो बीज है, अगर उनको हॉट वाटर से अपन ट्रीट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका जर्मिनेशन है, उनका अंकुरण क्या रहता है, अच्छा रहता है। उनका अंकुरण क्या रहता है, अच्छा रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है साल्ट वाटर सॉल्यूशन फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ क्यूमिन सीड।
मतलब जो क्यूमीन के सीड है, किसके, क्यूमीन के जो सीड है, जो क्यूमीन के सीड है, अगर उनको अपन क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, उनका अंकुरण अच्छा होता है। अगर हॉट वाटर किसके लिया जाएगा, पैडी के लिए, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन किसके लिया जाएगा, क्यूमीन के लिए। नेक्स्ट आता है लाइम सॉल्यूशन। लाइम सॉल्यूशन बेटर जर्मिनेशन इन ग्राउंड नट, मतलब जो ग्राउंड नट है उनके लिए लाइम का सॉल्यूशन चुनने का जो गोल है वो क्या रहता है, बेस्ट रहता है। पहले इसको ट्रीट कर दो, अच्छा जर्मिनेशन होगा। इसके साथ में टू इंक्रीज जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब अगर अपने को जर्मिनेशन बढ़ाना है, फसलों का क्या बढ़ाना है, जर्मिनेशन बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा साथियों, ये अपना क्या है, जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए अपना खेत है, उस खेत में क्या करते हैं, बोएंगे नहीं, उस खेत में क्या नहीं करेंगे, बोएंगे नहीं। रमेश के दादाजी ने एक टेक्निक बताई कि हमेशा फॉलो करना, क्या फॉलो करना, इनमें उन्होंने बताया कि जो अब आप जैसे कल आपको बोना है, कल आपको बोना है, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, आज बीजों को आप भिगो कर रख दो, क्या कर दो, मतलब शाम को भिगो कर रख दो और सुबह क्या कर दो, उनको बो दो। तो वो क्या होता है साथियों, वो अपने होता है इंक्रीज, मतलब जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। डिटरमाइनिंग क्वालिटी और यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ सीड, मतलब इसमें होता है कि अपने को उनकी क्वांटिटी और उनकी समानता क्या करनी है, पहले डिटरमाइन करनी है, किसके लिए, जब अपन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जब अपन बीजों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल चेफी सीड्स बिफोर सोविंग, मतलब अपन क्या करेंगे साथियों, क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई भी अपना बीज है, उस बीज में जो भी पत्तियों के और जो भी ऐसा नहीं आते क्या, जैसे कोई भी फसल के अवशेष आ जाते हैं, जो भी चेफी सीड होते हैं, मतलब पत्ती वगैरह, लीफ वगैरह या कुछ अगर वो जाते हैं उसमें, सीड में अगर मिलते हैं, या सीड के कुछ लगा हुआ होता है ऐसा अपशिष्ट, जो कि फसल का अपशिष्ट होता है, अवशेष होता है, वो अगर लगा होता है तो उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसके साथ ही मिक्सिंग ऑफ सैंड विथ सीड्स फॉर यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड्स, जैसे जिनके बीज बहुत बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे एक तो सिस्टम का आ जाएगा, एक टोबैको का आ जाएगा, तो उनमें क्या करते हैं, बालू मिलाते हैं 50:50 में, किसमें 50:50 में क्या मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं। सही। इसके बाद में सैंड मिलाते हैं, मतलब सही। इसके बाद में आता है सर्कुलर या रेक्टेंगल सोइंग फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, मतलब अगर आपको क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है, मतलब कोई भी फसल की उपज बढ़ानी है, तो उपज बढ़ाने के लिए सर्कुलर या रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर मेथड से आपको क्या करनी पड़ेगी, बुआई करनी पड़ेगी, जिससे उपज में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सॉविंग ऑफ होल ग्राउंडनट पॉड्स टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन आफ्टर रेन, मतलब कुछ जगह क्या होता है साथियों, जैसे कुछ एरियाज है जिनमें क्या कर देते हैं, जिनमें डायरेक्ट, जैसे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर देते हैं साथियों, जो जामनगर जिला है इसमें क्या कर देते हैं साथियों, इसमें जो ग्राउंड नट का जो पॉड है ना पूरा, इस पॉड की क्या कर देते हैं, बुआई करते हैं। पॉड को छिलने के बाद में क्या होते हैं, बीज भी आते हैं, पर कुछ जगह क्या कर देते हैं, इसको पूरे पॉड को ही क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। जामनगर एरिया के लिए ये बेस्ट रहता है। इसके बाद में आता है कॉटेड सीड फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ पल्स क्रॉप, मतलब अगर उन पर आवरण होता है, जो दलहनी फसलों की जो दलहनी फसलें हैं उनमें आवरण आवरित जो बीज होते हैं, आवरित बीज में क्या होता है, बेटर जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है। इसके साथ ही क्रशिंग ऑफ कोरिएंडर सीड फॉर बेटर जर्मिनेशन, मतलब अगर अपन जो धनिये के बीज होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, क्रश करते हैं उनको, तो उसमें क्या होता है साथियों, जर्मिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है। बस ये पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। इसके बाद में आता है रेड्यूसिंग इन ब्रीडिंग बाय सिलेक्शन ऑफ सीड्स डिफरेंट विलेजेस, मतलब इन ब्रीडिंग में क्या आती है, कमी आती है, किसके द्वारा, जब अपन चयन करते हैं अलग अलग
अलग अलग गांवों के बीजों का अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो इससे इनब्रीडिंग में क्या आती है साथियों, कमी आती है। सही। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इनब्रीडिंग का मतलब होता है, एक तो आउटब्रीडिंग होती है, एक इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है जो जनक होते हैं जिनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। सही। तो क्लोज टाइप का कब नहीं होगा, जब अलग अलग अपन गाँवों से क्या लाएंगे, बीजों को इकट्ठा करेंगे, तब इनब्रीडिंग में क्या आएगी, रेड्यूसिंग आएगी, कमी आएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्या आता है साथियों, नेक्स्ट आता है आईटी के फॉर वाटर मैनेजमेंट। क्या आता है, वाटर मैनेजमेंट। मतलब जो प्राचीन तरीके से अपन, प्राचीन जो अपने विद्या थी, प्राचीन टाइम में ट्रेडिशनल तरीके से अपन किस प्रकार से वाटर का मैनेजमेंट करते थे। तो इसमें सबसे पहले आता है समर प्लॉगिंग फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन। मतलब क्या किया जाता था साथियों, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किसके लिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, नमी के संरक्षण के लिए क्या किया जाता था साथियों, ये गहरी जुताई, जो भी गर्मियों में। इसके बाद में आता है हैरोइंग फॉर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। मतलब सॉइल और मॉइस्चर दोनों के कंजर्वेशन के लिए जो हेरो है, हेरो से क्या की जाती थी, प्लोविंग की जाती थी। किसके लिए, एक तो इससे क्या देखो, हेरोइन किसे किस प्रकार से, जैसे ये बढ़ता है, अब ये एक तो कठोर है, इस पर क्या नहीं होगा, वाटर कंजर्व नहीं होगा। अब इसको में अपन जुताई कर देते हैं हेरो से, तो यहाँ पर इतने भाग में जहाँ पर क्या होती है, जुताई होती है, वो क्या करता है साथियों, वो जल का क्या करता है, संरक्षण करता है, मतलब मॉइस्चर को कंजर्व रखता है। इसके साथ ही ए रन ऑफ फार्मिंग बाय खडीन प्रैक्टिस। मतलब खडीन में क्या करते हैं साथियों, खडीन अपने खेत में ही एक जल संरक्षण की टेक्निक अपनाकर, खडीन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, खडीन के द्वारा क्या करते थे, जल का संरक्षण, और उसको किसमें, खेत में क्या करते थे, अप्लाई करते थे। इसके बाद में आता है अपने टिलेज अक्रॉस द स्लॉप्स टू रेड्यूस रन ऑफ। मतलब इसमें क्या होता है साथियों, जो टिलेज है, तो अपने भूपरिष्करण जो करते हैं, वो भूपरिष्करण ढलान के विपरीत कैसे करते हैं, ढलान के विपरीत करते हैं। कैसे करते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में करते हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उसको अपने टिलेज अक्रॉस द स्लोप टू रेड्यूस रन ऑफ। मतलब रमेश के दादाजी ने क्या बताया कि अगर अपने जो भूपरिष्करण करेंगे, अगर वो ढलान के विपरीत दिशा में करेंगे ना, तो इससे क्या होगा साथियों, इससे वाटर क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और वो बहाव है ना, बहाव ढलान के साथ में नहीं आएगा। जैसे इसका मतलब है कि जैसे ऐसी ढलान है, ऐसी ढलान है, तो इस प्रकार से अपन जुताई नहीं करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। सही। तो ये जो बहाव है ना, वाटर का बहाव, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये किसने बताया, ये पहले का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। इसके बाद में आता है टोबाज। टोबाज क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग का। मतलब जो ग्रेजिंग का जो एरिया होता है, जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ते हैं, उनमें क्या किया जाता है साथियों, वाटर को कंजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है। वाटर को कंजर्व करने की क्या होती है, टेक्निक होती है। और इसका यूज अपन बाद में किसके लिए करते हैं, फसलों में जब पानी की कमी होती है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन फार्मिंग अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। मतलब जब भी जैसे मान लो ड्राईलैंड है, मतलब अपन ओनली किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। तो सही, पहले अपन वो वर्षा के वाटर को क्या कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद में कभी भी जब भी ऐसी रिस्क आएगी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, तब अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इसके बाद में आता है इंटरक्रॉपिंग ऑफ मेज और ग्राउंडनट। मतलब मेज और ग्राउंडनट को अपन क्या करते हैं, साथ साथ में ग्रो करते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है, वाटर के लिए अच्छा रहता है। मतलब वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बेटर रहती है। और दोनों में वाटर का क्या होता है, कंजर्व होता है। सही। तो मेज को और अपन ग्राउंडनट को क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगा सकते हैं। किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए। सही। ये किन्होंने बताया, रमेश के दादाजी ने बताया। इसके बाद में आता है इंडिकेटर प्लांट है। मतलब उन्होंने बताया कि कुछ क्या होते हैं, वाटर वाटर की कमी के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। वाटर की कमी के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। कि पानी की कमी होते ही बता देंगे कि क्या हो गई, पानी की कमी हो गई। ये भी बताया पहले के नॉलेज में, पहले के जो ट्रेडिशनल नॉलेज थे उसमें ये चीजें आती है। इसके बाद में आता है अपने, आता है साथियों, इसके बाद में आता है हेकरा मल्चिंग इन मेज फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन।
इतना सा ध्यान रखना कि आच्छादन की क्रिया, मल्चिंग की क्रिया करते हैं, किसमें करते हैं साथियों, मल्चिंग की क्रिया करते हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, किसमें, मेज में। इसके बाद में आता है आईटीके फॉर वीड मैनेजमेंट। क्या आता है, आईटीके फॉर वीड मैनेजमेंट आता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है साथियों, कंट्रोल ऑफ वीड बाय राइस यूजिंग द लीव्स ऑफ कराडा। मतलब जो कराडा प्लांट है इसकी लीव्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और ये किसको कंट्रोल करने में सहायक होती है, ये कंट्रोल करने में सहायक होती है वीड्स को। सही। इसके साथ ही गंदी बग का कंट्रोल करने में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके साथ ही आता है कस्कुटा वीड मैनेजमेंट इन नाइगर। मतलब जो कस्कुटा साइनेंसिस है, डैम का है, और इसके साथ ही जो स्टेम पैरासाइट जो वीड है, ये क्या होती है, जैसे ही जर्मिनेटेड होती है तो इनका मैनेजमेंट किसके द्वारा कर सकते हैं, नाइगर के द्वारा कर सकते हैं। इसके साथ ही आता है कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय क्रॉप रोटेशन। क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। मतलब मैंने बताया था क्रॉप रोटेशन से किस प्रकार से होता है, जैसे अभी कोई क्रॉप है, अभी कोई क्या है, धान की क्रॉप है, इसमें क्या लग रहा है, गंदी बग लग रहा है। क्या लग रहा है, गंदी बग लग रहा है। 3 साल तक आप क्या नहीं करो, धान की खेती मत करो। धान की खेती नहीं करोगे तो गंदी बग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर था, धान की खेती पर। धान की खेती हो ही नहीं रही है 3-4 साल से, फिर 3-4 साल बाद में अपनी क्या करेंगे, अच्छे से धान की खेती करेंगे, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पर, जो कीट है वो कीट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से क्रॉप अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के द्वारा इनका जो प्रकोप है वो कम कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आता है वीड्स को अपन कर सकते हैं। ये मैंने गंदी बग का कीट का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर आप कोई भी खरपतवार आप देख लेना, जैसे गेहूं है, गेहूं में गेहूंशा है, अब अपन 3 साल तक गेहूंशा की खेती नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वीड नष्ट हो जाती है। वीड मैनेजमेंट थ्रू द कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब अपन कल्चरल प्रैक्टिसेस करके भी क्या कर सकते हैं, वीड्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे, जिनमें कोई केमिकल वगैरह का क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते, केमिकल का क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी किन्होंने बताया, ये भी उनके दादाजी ने बताया। उनको दादाजी को इंडिकेट आप करना किससे, पहले के परंपरागत नॉलेज से, परंपरागत ज्ञान से। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, डीप समर सोविंग। अगर अपन गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं तो जो खरपतवार है, खरपतवार ऊपरी सतह पर आएगी, और गर्मियों में गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती है, उससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और खरपतवारें क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही अपने आता है हैंड वीडिंग। मतलब अपने हाथ से उखाड़ कर भी क्या कर सकते हैं, इनको इनको नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज के बारे में पढ़ा। सफिशिएंट है, बस जो मैंने बताया है पॉइंट पॉइंट, वो पॉइंट पॉइंट ही आपको लिखना है, इतना ही आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर इस टॉपिक में डाउट है तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी 7 जून के बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।